एवरीवन, तो हम लेकर आ गए हैं एग्रीकल्चर चैप्टर के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्जाम के लिए तो काफी ज्यादा जरूरी हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? सजेस्ट द इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट टू इंश्योर द इंक्रीज। ऑलराइट बच्चों, ये ना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं बार बार बोलती हूँ, इनिशिएटिव टेकन बाय गवर्नमेंट टू इंश्योर द इंक्रीज इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। बेसिकली यहाँ पर तो इन्होंने काफी सिंपल तरीके से पूछ लिया, बट बात करी जा रही है कि गवर्नमेंट ने कौन से कदम उठाए हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। तो क्योंकि यहाँ ओवरऑल पूछ लिया गया तो आप सारे के सारे स्टेप्स लिख सकते हो, तो मैंने सारे ही मेंशन कर दिए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है एम्बार्क्ड अपॉन इंट्रोड्यूसिंग एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स लेकर आती है ताकि इंडियन एग्रीकल्चर को इंप्रूव किया जा सके 1960s और 1970s में। अब याद रखिएगा इस टाइमलाइन को, 1960s और 70s में गवर्नमेंट ने किस तरीके से इंप्रूव करा एग्रीकल्चर को, तो ग्रीन रेवोल्यूशन और व्हाइट रेवोल्यूशन लाकर। लेकिन होता क्या है, इन दोनों रेवोल्यूशन के आने से बच्चों जो इंपैक्ट है इन रेवोल्यूशंस का वो काफी लिमिटेड रहता है। ठीक है, लोग बेनिफिट तो करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन से और व्हाइट रेवोल्यूशन से, लेकिन इंपैक्ट काफी लिमिटेड, कुछ ही एरियाज में डेवलपमेंट कॉन्सेंट्रेटेड रहती है क्योंकि सिर्फ अमीर लोग ही इस टेक्नोलॉजी को अफोर्ड कर पाए थे, बाकी गरीब किसान नहीं कर पाया। आगे जब हम चले तो फिर जो है गवर्नमेंट फिर से रिफॉर्म्स लेकर आती है 80s और 90s में, जिनको हम इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल रिफॉर्म्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल रिफॉर्म्स लेकर आती है। यहाँ पर कौन कौन से रिफॉर्म्स की बात करेंगे हम? क्रॉप इंश्योरेंस को प्रोवाइड करा जाता है कि अगर कोई भी प्राकृतिक आपदा के कारण आपका क्रॉप नाश हो जाता है, ड्रॉट के कारण, फ्लड के कारण, फायर के कारण, साइक्लोन के कारण, इसमें गलती नहीं है, तो आपको इंश्योरेंस मिलेगी। एटलीस्ट सारा पैसा तो नहीं बट कुछ पैसा आपका वसूल हो जाएगा। उसी के साथ ग्रामीण बैंक्स को बनाना, कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बनाना, बैंक्स को बनाना जो कि गरीब लोगों को लोन प्रोवाइड कर सके एट अ लो कॉस्ट। ठीक है, तो ग्रामीण बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, बैंक्स बनाए गए, बनाइए, स्टैब्लिश करे गए रूरल एरियाज के अंदर, ताकि वहां पे फार्मर्स को एक कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल सके। किसान क्रेडिट कार्ड और पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, इनके थ्रू भी किसानों को जो है कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देने की कोशिश की जा रही है। अलॉन्ग विद दैट स्पेशल वेदर बुलेटिन, एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स फार्मर्स के लिए चलाए गए, इंट्रोड्यूस करे गए रेडियो पे, टेलीविजन पे, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी इंट्रोड्यूस करा गया। मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो आप सभी लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट एक प्राइस डिसाइड कर देती है कि इतने पे तो हम तुम्हारा क्रॉप खरीद ही लेंगे। तो फार्मर को भी एक सिक्योरिटी रहती है कि अगर बाहर किसी ने हमारे क्रॉप का एक सही दाम नहीं दिया तो एटलीस्ट सरकार तो हमें इतने प्राइस पे हमारा क्रॉप जो है खरीद ही रही है। ठीक है, तो ये सारे जो हैं याद कर लेना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। ये कौन कौन से टेक्निकल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाई थी सरकार। ऑल राइट, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है डिफरेंट क्रॉपिंग पैटर्न्स। बच्चों आप लोगों को नॉर्मल सीजन्स तो पता है, लेकिन हमारे किसान के लिए जब बोने का टाइम आता है, क्रॉप्स को फसल काटने का टाइम आता है, तो वो सीजन्स काफी अलग होते हैं। खारिफ, राबी, ज़ैद। अब यहाँ पर ना जिस तरीके से मैंने पॉइंटर्स लिखे, ऑब्वियसली आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर एग्जाम में इस तरीके से लिख कर आए ना, मैं सही बता रही हूँ, टीचर ऐसे देख के खुश हो जाएगी ना। ठीक है, बट नहीं तो आप खारिफ राबी के बीच में अगर आ गया तो आप 4 पॉइंटर्स ये लिख सकते हो, या राबी ज़ैद के बीच में, तो ये पूरी टेबल के थ्रू ना आपको कुछ भी डिफरेंस आ जाए यहाँ पे आप इजीली लिख सकते हैं। तो सभी को पता है कि खारिफ सीजन आता है जून जुलाई के टाइम पर, तब जो है क्रॉप्स को बोया जाता है। खारिफ सीजन के जून जुलाई पे बोया जाएगा और सितंबर अक्टूबर में हार्वेस्ट करा जाएगा। कौन कौन से क्रॉप्स खारिफ सीजन में आते हैं? पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, अरहर की दाल, मूंग की दाल, उड़द की दाल, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट, सोयाबीन, ये सारे। और राबी सीजन जो है चालू होता है विंटर टाइम से, यानी कि अक्टूबर नवंबर से, और समर टाइम में इसकी जो है फसल कटती है मार्च अप्रैल के दौरान। वीट, बार्ले, पीस, ग्राम, मस्टर्ड, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। ज़ैद सीजन मार्च अप्रैल से चालू होकर मई जून में खत्म हो जाता है। वाटरमेलन, मस्कमेलन, क्यूकम्बर, वेजिटेबल, फॉडर क्रॉप्स, चारा चरवाने के लिए क्रॉप्स, और शुगर केन, ये सारे आपके ज़ैद सीजन के क्रॉप्स हैं। अब इरिगेशन की बात करें कि पानी कैसे मिलता है, तो देखो खारिफ सीजन तो मानसून के टाइम पे आ रहा है, तो बरसात से पानी मिलेगा, इरिगेशन मिलेगी। वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन जो विंटर टाइम पे बरसात लेकर आते हैं, और केनाल इरिगेशन के थ्रू राबी सीजन के क्रॉप्स को पानी मिलेगा। और ज़ैद सीजन में आपका प्राइवेट सोर्स ऑफ इरिगेशन, कि आपने जो ट्यूबवेल लगवाया है या वेल है, वहां से लेक है, वहां से आपको जो है पानी मिलेगा। ठीक है, तो ये सारे हमारे क्रॉपिंग सीजन हो गए हैं, क्रॉपिंग पैटर्न्स नहीं, क्रॉपिंग सीजन हो गए। और अब जो है हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। राइट द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। या मैंने ना बार बार देखा है, याद रखिएगा कि कमर्शियल फार्मिंग का एक प्रकार है, कमर्शियल फार्मिंग का एक प्रकार है प्लांटेशन एग्रीकल्चर, और बार बार ये प्रश्न जो है ना हमसे पूछा जाता है। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर में एक सिंगल क्रॉप की खेती करी जाती है एक बहुत लार्ज एरिया पर। प्लांटेशन इज कैरिड आउट ऑन लार्ज स्टेट्स यूजिंग लॉट ऑफ कैपिटल इंटेंसिव यूनिट्स। और प्लांटेशन को कैरी आउट करा जाता है बहुत बड़े बड़े एरियाज, लार्ज स्टेट्स, बहुत बड़ी जमीनों पर, बहुत सारा कैपिटल इंटेंसिव, यानी कि बहुत पैसा लगाया जाता है इस खेती में।
लॉट ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स वर्क ऑन दीज एस्टेट्स, बहुत से लेबर को बाहर से बुलाया जाता है, माइग्रेंट लेबर बुलाया जाता है, ठीक है, और वो काम करती है प्लांटेशंस में। साथ ही में द प्लांटेशन इज एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, ऑल प्रोड्यूस इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन द रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री। जो भी आप रॉ मटेरियल प्लांटेशन एग्रीकल्चर में खेती करके उगाओगे उसको फिर उसी इंडस्ट्री में यूज करा जाएगा। मतलब चाय उगाई है तो टी इंडस्ट्री, ठीक है, कॉफी उगाई है तो कॉफी इंडस्ट्री, वो वाली चीज प्रोसेस कर दिया जाएगा। प्रोडक्शन मेनली मार्केट के लिए होती है, पैसा कमाने के लिए होती है, कमर्शियल फार्मिंग है ऑब्वियसली। एक वेल डेवलप्ड नेटवर्क होना चाहिए ट्रांसपोर्टेशन का, कम्युनिकेशन का, जो कि आपके प्लांटेशन एरिया, इंडस्ट्री और मार्केट तीनों को साथ में जोड़ता हो, ठीक है। तो इससे जो है प्लांटेशंस का और भी ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है प्रिमिटिव सबसिस्टेंस, इंटेंसिव सबसिस्टेंस के बीच में डिफरेंशिएशन। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, ऑब्वियसली बच्चों यहाँ पे ना आप बहुत सारे डिफरेंसेस लिख सकते हो। बेसिक मेन एम, मेन आइडिया बता देती हूँ। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस का मतलब है, ऑल्दो दोनों ही सबसिस्टेंस है, प्रिमिटिव का मतलब है पुराने तौर तरीकों को यूज करके जो फार्मिंग करी जा रही है, छोटे पीसेस ऑफ लैंड है, फैमिली या नेबरहुड की लेबर है, आप जो है निर्भर किस पे हो, आप निर्भर हो अपने नेचुरल क्लाइमेट पर, सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी पर, है ना, उसी पे निर्भर होकर आप जो है खेती कर रहे हैं, बहुत छोटे स्केल पे हो रही है, पुराने टूल्स इक्विपमेंट्स को यूज करके हो रही है, तो ये तो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस हो गए। बट जब हम इंटेंसिव सबसिस्टेंस की बात करें, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग प्रैक्टिस करी जाती है उन एरियाज में जहां पे पॉपुलेशन प्रेशर, बहुत ज्यादा आबादी देखने को मिलती है। फार्मर्स जो है ज्यादा बायोकेमिकल इनपुट्स, इरिगेशन, इन सब चीजों का इस्तेमाल करते हैं ताकि और भी ज्यादा प्रोडक्टिविटी आ सके, हायर प्रोडक्शन को वो ऑब्टेन कर सके। तो इसी के साथ ये भी खत्म होता है। और लास्ट वाली चीज आती है यहाँ पर टी क्रॉप। टी क्रॉप के बारे में मैंने बहुत बारी क्वेश्चन देखा है, तो टी क्रॉप के लिए ही पूछा जा रहा है कि डिस्क्राइब द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द कल्टीवेशन ऑफ टी, और 2 मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स भी बता दो। वो तो हम बहुत इजीली बता देंगे, बट पहले टी की बात कर ले। तो टी एक बहुत इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप है, ये सारी कंडीशंस चाहिए होती है टी क्रॉप को उगने के लिए। तो टी प्लांट ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन्स में उगता है, जहाँ पे डीप फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल है, ह्यूमस में रिच है, ऑर्गेनिक मैटर में रिच है। टी बुशेस जो है वार्म मॉइस्ट फ्री क्लाइमेट उनको चाहिए होता है ऑल थ्रू आउट द ईयर उगने के लिए। टी बुशेस जो है उनको फ्रीक्वेंट शावर्स चाहिए होते हैं, ऑल थ्रू आउट द ईयर जो है थोड़ी थोड़ी बारिश चाहिए होती है ताकि कंटिन्यूअसली वो ग्रो होती रहे, उनकी पत्तियां जो है मुलायम सी वो ग्रो होती रहे। अबंडेंट चीप स्किल लेबर चाहिए होती है, तो माइग्रेंट लेबर को लाया जाता है यहाँ पर, ठीक है। बहुत सारी लेबर चाहिए, चीप सस्ते में भी चाहिए और स्किल्ड लेबर भी चाहिए। साथ ही में मेजर टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आसाम और वेस्ट बंगाल लिख देंगे हम लोग। तो इसी के साथ हमारे एग्रीकल्चर चैप्टर के मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं कंप्लीट। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट सेशन। टेक केयर एंड बाय बाय।